नमस्कार दोस्तों, मैं आज जो सुभाष की बात आपसे कर रहा हूँ, जब भी मैं सुभाष की बात करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं हरिशंकर परसाई की बात करता हूँ, प्रेमचंद की बात करता हूँ, मुक्तिबोध की बात करता हूँ, गालिब की बात करता हूँ, तुलसीदास की बात करता हूँ, कबीर की बात करता हूँ। इन सब की बातों में मैं अपनी बात डालता हूँ और ये लोग मुझे बहुत मदद करते हैं। जब भी मैं अपनी बात कुछ कहना चाहता हूँ तो विचार के स्तर पे, भाषा के स्तर पे ये सब लोग मेरे मददगार होते हैं और वो किताबें भी मेरी मददगार होती हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ। अब मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ, मैं गुरु हरिशंकर परसाई के बारे में बात कर रहा हूँ। हरिशंकर परसाई, जो लोग ने जिनको ने उनको पढ़ा होगा वो जानते हैं कि वो देश के सबसे शीर्षस्थ व्यंगकार थे, कथाकार थे। उन्होंने नाटक एक ही लिखा, पर उनकी जो रचनाएं हैं उन पे इतने नाटक खेले जाते हैं कि शायद ही किसी कथाकार की कहानी पर, उसके निबंध पर इतने नाटक खेले जाते हैं। तो 22 अगस्त यानी कि जयंती है, और जयंती है तो हम चूंकि हर साल परसाई को याद करते हैं, रोज याद करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम उसके साथ एक उत्सव को जोड़ते हैं। तो इस बार रंग परसाई है 3 दिन का, जिसमें परसाई जी की बहुत सारी रचनाओं का पे नाट्य मंचन होगा। सवाल यहाँ मैं नाट्य मंचन की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात कह रहा हूँ कि मैं और परसाई, पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं और परसाई, क्योंकि यदि आप परसाई की एक कहानी पढ़ेंगे कि चूहा और मैं, जब मैं चूहा और मैं कहानी को पढ़ता हूँ तो परसाई उसमें खुद कहते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कहानी का शीर्षक मैं और चूहा करूँ, क्योंकि चूहा जो है वो मेरी नींद हराम करता है, मुझे बेचैन करता है। जब मैं उसको खाना नहीं डालता तो वो मुझे खाने के लिए परेशान करता है और मेरी मच्छरदानी पे कूदता है। अंत में परसाई उस कहानी में ये पूछते हैं कि मेरे देश का आम आदमी चूहा जैसा आचरण कब करेगा। ये कहानी बहुत बढ़िया है दोस्तों, इस कहानी का अलग से कभी पाठ करेंगे। पर चूंकि मैं आज परसाई पे बात कर रहा हूँ, तो जब मैं परसाई पे बात करने के लिए सोच रहा था और कुछ लिख रहा था तो मेरी हिम्मत उसी तरह जैसे परसाई की हिम्मत नहीं हुई थी, वैसे मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं लिखूं कि मैं और परसाई। तो मैं कहना चाहता हूं कि परसाई और मैं। अब जब मैं की बात करता हूं तो मैं परसाई को याद करते हुए उनकी जो मेरे पास में एक पूरा लेखन की जो परंपरा है, उन्होंने जिस तरह के सवाल जवाब दिए, जिस तरह से वो पढ़ते थे, उन सारी चीज़ों को मैं अपनी बातचीत में समाहित करना चाहता हूं, ताकि आप भी हरिशंकर परसाई से, जो होशंगाबाद ज़िले के इटारसी के पास जमानी में पैदा हुए थे और जमानी से निकलकर जंगल विभाग में नौकरी करते हुए वो जबलपुर जाते हैं और जबलपुर में वो एक स्कूल में टीचर बनते हैं, फिर वहाँ पर यूनियन बाजी करते हैं और बाद में चूंकि वो बहुत बेबाक थे और अपनी बात बहुत दृढ़ता से कहते थे, तो वो एक स्वतंत्र लेखक के रूप में आते हैं और इतने कॉलम लिखते हैं, इतना लेखन करते हैं और युवाओं को इस तरह मिलते हैं कि देखते बनता है। मैं खुद उनके साथ मेरा बड़ा जुड़ाव रहा, तो मुझे लगा कि एक अवसर है परसाई जयंती का जिस पे मैं परसाई जी की बात करूं। यदि मैं परसाई से अपने जुड़ाव को याद करूं ठीक ठाक, यदि मुझे मेरी स्मृति में है, तो मेरे पठन पाठन के स्तर पे मेरा गहरा जुड़ाव हरिशंकर परसाई से 1980 में हुआ। यही वह समय था जब मैं प्रगतिशील लेखक संघ इप्टा से जुड़ा और उसी के साथ मुझे 2 लोगों की ऐसी संगत मिली जो मीराबाई को मिली थी, यानी संतन ठीक बैठ बैठ लोक लाज खोई। पर ये जो 2 संत थे, इनके साथ लोक लाज नहीं खोना था, इसमें मुझ में निडरता आई, और वो थे स्वर्गीय विनोद शंकर शुक्ल और भगवान स्वरूप सरस। एक व्यंगकार थे और दूसरे नवगीतकार, और दोनों के प्रिय लेखक परसाई थे। दिन में ऑफिस में नौकरी के समय सरस जी का सानिध्य मिलता था, तो रात्रिकालीन कॉलेज में विनोद शंकर शुक्ल का। पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और ठेठ कांग्रेसी, हरिजन सेवक संघ के पदाधिकारी तो थे, वहीं बड़े भाई राष्ट्रीय बबन प्रसाद मिश्रा राष्ट्रीय सेवक संघ से प्रभावित थे, गंभीर पत्रकार संपादक थे। पिता यानी बाबूजी की सोच से हटकर उन्हें बड़े भैया ने अपनी राह पकड़ी। उनके पास रह के मैंने अपनी, जो मुझे अच्छा लगा, मैंने अपनी राह पकड़ी। इस राह में बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, पर अच्छी बात ये थी कि सब एक दूसरे का उतना ही सम्मान करते थे, एक दूसरे की बातें सुनते थे, एक दूसरे से जुड़े लोगों से आत्मीयता से मिलते थे। वहाँ किसी प्रकार का कोई वैचारिक कटुता नहीं थी, सब जानते थे कि सबके विचार अलग अलग हैं।
वैसे जबलपुर में 1975 से 1978 तक राइट टाउन में परसाई जी के घर के पास रहने का अवसर भी मुझे मिला, किंतु वैसी आत्मीयता नहीं बन पाई थी जैसी रायपुर आने के बाद, उन्हें पढ़ने के बाद, उनसे मिलने के बाद बनी। जो एक रायपुर में बंद हो गया कॉलेज, जो छत्तीसगढ़ कॉलेज में लगता था, चंपा देवी रात्रिकालीन महाविद्यालय, तो विनोद जी से मेरा चूँकि परिचय था और अब वो मेरे गुरुदेव भी थे और कुछ और मित्र पढ़ने लिखने वाले मिले, तो हमने विनोद जी के मार्गदर्शन में व्यंगकार शीर्षक से पत्रिका निकाली और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन आया तो व्यंग सती के नाम से हमने व्यंग पत्रिका निकाली। हरिशंकर परसाई अंक के लिए जबलपुर जाके परसाई जी से मिले, साक्षात्कार किया, बहुत सारी बातें की। परसाई का जादू मेरे सिर पे चढ़कर बोलने लगा। एमए फाइनल में परसाई पे मैंने लघु शोध किया। अब बारी परसाई के लेखन पे पीएचडी करने की आई। सब कुछ तय हो गया, सिनॉप्सिस बन गई, रजिस्ट्रेशन होने लगा। परसाई जी से मिलकर बहुत सारी किताबें, रेफरेंस, लोगों से भी बात कर ली। इस बीच नौकरी, पत्रकारिता, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधि और भीतर से यह डर कि परसाई पे चलता हूँ लेखन काम किया या शोध काम करूँगा तो मैं उनको कैसे जवाब दूंगा। इस श्रेष्ठता बोध के चलते परसाई पे पीएचडी तो नहीं हो पाई, किंतु परसाई जीवन के अभिन्न अंग मेरे बन गए और मेरे बोलचाल, पढ़ने लिखने में, रोज में मेरे संदर्भ में परसाई आने लगे। और जब परसाई आए तो उनके साथ साथ कबीर आए, तुलसी आए, महात्मा गांधी आए, प्रेमचंद आए, गजानन माधव मुक्तिबोध आए, गालिब आए और ना जाने कितने लोग किताबों के जरिए, व्याख्यान के जरिए, संदर्भों के जरिए मेरे तक आए और वो अब भी मेरे भीतर हैं। सरकारी नौकरी करते समय हरिशंकर परसाई के एक वाक्य ने मुझे बहुत निर्भीक बनाया। परसाई कहते हैं कि बड़े बड़े अफसर बेचारे बहुत और कमज़ोर होते हैं। बड़े बड़े अफसर बेचारे और बहुत कमज़ोर होते हैं, ये तबादले से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कहें कि मैं तुम्हें मार डालूंगा तो समझो कि वे अधिकतम आपका तबादला करेंगे। परसाई ने सुनो भाई साधो, कहे कबीरा, पूछिए परसाई से, जैसे जाने कितने नामों से उन्होंने कालम लिखे और वो उनका पूरा जो लेखन से ही उनका जीवन चलता था। तो उनके जीवन से मुझे बहुत ताकत मिली। गर्दिश के दिन परसाई के अकेले नहीं थे, हमारे भी थे। हमें भी परसाई की तरह जाने पहचाने लोग मिले। आवारा भीड़ के खतरे हम समझ में आने लगे। दो नाक वाले लोगों से बहुत वास्ता पड़ा। नौकरी में रहते हुए ठिठुरता हुआ गणतंत्र और अकाल उत्सव नज़दीक से देखा, महसूस किया। जब जब मन में कोई सवाल उठा, आशंका हुई तो तुरंत परसाई को याद किया। वे हर बार मेरी मदद के लिए उपस्थित रहे। भला ही वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, पर अपनी किताबों के जरिए, विचारों के जरिए वो हमारे पास हैं। अभी भी जब बहुत बार मन में कई सवाल आते हैं तो मुझे लगता है कि चलिए परसाई के पास चलते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा लोक शिक्षक मुझे दिखाई नहीं देता, जो बहुत सहज रूप से आज़ादी के बाद का परिदृश्य हमारे सामने रखे। अब जब हम परसाई से ये पूछते हैं कि साहब बताइए कि लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों का राज बहुत अच्छा था और अंग्रेज़ चले गए हैं और देश में गड़बड़ हो गई है, तो परसाई कहते हैं कि आज़ादी से पूर्व अंग्रेज़ इस देश को खा रहे थे, आधा खा चुके थे, तो देसी लोगों ने कहा कि बाकी हमें खाने दो। अंग्रेज़ों को दस्त लगने लगे थे, वे चले गए। या 1947 की बात है, हम लोगों ने कहा अहिंसक क्रांति हो गई। बाहर वालों ने कहा यह ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, लेकिन वास्तव में यह था ट्रांसफ़र ऑफ डिश। थाली उनके सामने से इनके सामने आ गई। वे देश को पश्चिमी सभ्यता के सलाद के साथ खाते थे, ये जनतंत्र के अचार के साथ खाते हैं, ऐसा परसाई ने लिखा। अभी हम देखते हैं इतने साल बाद, अभी हमको 100 साल होगा 2047 में, और अभी हमने 75 साल का अमृत काल मनाया, पर हम देखते हैं कि इस समय पूरे देश में अलग अलग लेवल पे भ्रष्टाचार स्वीकार हो गया है और अंग्रेज जो डिश छोड़ गए थे उसको बाकी जो पावर में लोग हैं वो खा रहे हैं। तो यदि मैं आज़ादी के बाद के भारत में जो कुछ हुआ उसको यदि मैं परसाई की नज़र से देखता हूँ तो मुझे इसी तरह की चीज़ें दिखाई देता है। परसाई अपनी चीज़ों को, अपने लोक शिक्षण को अपने सवालों के जरिए, अपने लेखन के जरिए किस तरह रखते थे, उसका एक नमूना मैं आपके सामने इस तरह कहता हूँ।
परसाई कहते हैं कि रोज अखबार उठाकर देखता हूँ, दो खबरें सामने आती है, कोई नया जादूगर और कोई नया साधु पैदा हो गया है। उसका विज्ञापन छपता है। जादूगर आंखों पे पट्टी बांधकर स्कूटर चलाता है और गरीबी हटाओ वाली जनता काम धाम छोड़कर 3-4 घंटे आंखों पे पट्टी बांधे जादूगर को देखती है और हजारों की संख्या में सड़क के दोनों तरफ खड़ी रहती है। ये छोटे जादूगर हैं। इस देश में बड़े बड़े जादूगर हैं जो 26 सालों से आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। जब वे देखते हैं कि जनता अकुला गई रही है और कुछ करने पर उतारू है तो वे फौरन जादू का खेल दिखाने लगते हैं। पट्टी बांधे राजनीतिक स्कूटर पे किधर जा रहे हैं? जिस दिशा में जा रहे हो, समाजवाद, खुशहाली, गरीबी हटाओ, कौन सा गंतव्य है? तो वे कहते हैं गंतव्य से क्या मतलब है? जनता आंखों पे पट्टी बांधे जादूगर का खेल देखना चाहती है। हम दिखा रहे हैं। जनता को और क्या चाहिए? जनता को सचमुच कुछ नहीं चाहिए, उसे जादू का खेल चाहिए। मुझे लगता है ये दो छोटे छोटे जादूगर रोज खेल दिखाकर इन्होंने प्रेरणा इस देश के राजनेताओं से ग्रहण की है, जो 26 सालों से जनता को जादू का खेल दिखाकर खुश कर रहे हैं। उन्हें 3-4 घंटे खुश रखना क्या कठिन है। इसलिए अखबार में रोज फोटो देखता हूँ किसी शहर में नए विकसित किसी जादूगर की। तो दोस्तों, अब इसको इस तरह से समझें कि दरअसल ये जो 26 साल की यात्रा जो लिख रहे थे वो आज़ादी के बाद की, वो यात्रा जो है वो अब 75 साल से जादू बड़ी हो गई है, पर जादूगर वही हैं। और अभी तो टेक्निक भी आ गई है। वो अखबार की बात कर रहे थे, अब तो टीवी आ गया, सोशल मीडिया आ गया है और नए नए बाबा, नए नए जादूगर पैदा हो रहे हैं। रोज एक नया सिफूगा छोड़ते हैं। आम जनता के दुख तकलीफ एक तरफ है, महंगाई एक तरफ है, बेरोजगारी एक तरफ है, सारी चीज़ें एक तरफ है। कोई धर्म की ध्वजा लेके चल रहा है, कोई चमत्कार दिखा रहा है, कोई उसके आश्रम में क्या कुछ हो रहा है, पट्टी बंधी लोगों की आंख पर, उनको ये नहीं दिख रहा है कि वहाँ बलात्कार व्यभिचार पर लोग उमड़े जा रहे हैं। और इसी तरह का जादू टीवी के जरिए नेता दिखा रहे हैं और बड़े पैमाने पे। और जनता जो है आंख पे पट्टी बांधे, उसको समझ में नहीं आता। कभी वो धर्म की पट्टी बांधती है, कभी वो हिंदू मुसलमान की पट्टी बांध देते हैं, उसके कभी जाति की पट्टी बांध देते हैं और उसको अलग अलग तरह से सब्ज बाग दिखा रहे हैं। परसाई जो 26 साल का दृश्य देख रहे थे, हम उसको 75 साल में भी देख रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह परसाई का वास्ता दो नाक वाले लोगों से पड़ा, मेरा भी आए दिन पड़ता है। तो परसाई इस बारे में जो दो नाक वाले लोगों से मिलते हैं, वो जो बात कहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि एक आदमी है जिसकी बेटी जो है वो अंतर्जातीय विवाह करना चाहती है और पर पिता जो है वो सहमत नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी नाक कट जाएगी। तो वो बार बार कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा मान लिया और टीम टाम से मैंने शादी नहीं की तो मेरे समाज में मेरी क्या इज्जत होगी। तो वहाँ एक जगह परसाई लिखते हैं कि आप ठीक कहते हैं कि अगर रिश्तेदारों में नाक जो है कटना जो है एक वो गंभीर मामला होगा। मेरा ख्याल है कि नाक की हिफाजत सबसे पहले तेज जिससे छोटी सी बात से भी नाक कट जाए की जाती है। छोटे आदमी की नाक ज़्यादा इसी देश में होती है। या तो नाक बहुत नर्म होती है, नाजुक होती है, या छोटा आदमी नाक को छिपाकर क्यों नहीं रखता। कुछ बड़े आदमी जिनकी हैसियत है इस्पात की नाक लगवा लेते हैं और चमड़े का रंग चढ़वा लेते हैं। काला बाजार में औरत खुलेआम दूसरे के साथ बॉक्स ऑफिस में सिनेमा देखती है। लड़की का सार्वजनिक गर्भपात हो चुका है, लोग उस तरह लिए नाक काटने को घूम रहे हैं, मगर काटे कैसे? नाक तो स्टील की है, चेहरे पे पहले जैसी फिट है और शोभा बढ़ा रही है। जो लोग बहुत होशियार हैं वे नाक को तलवे में रखते हैं। तुम सारे शरीर में ढूंढो, नाक नहीं मिलती। नातिन की उम्र की 2 लड़कियों से जो है वो बलात्कार करेंगे और फिर उनकी आप नाक काटने के लिए ढूंढोगे तो उनके चेहरे पे जो है नाक नहीं मिलेगी। और नाक, जो लोग नाक रखते ही नहीं उन्हें कोई डर नहीं है, तो वो अलग तरह से सांस लेते हैं। परसाई इसके बाद एक और मज़ेदार बात कहते हैं कि हमारे देश में कहावत है, जूता खा गए। अजब मुहावरा है। जूते तो मारे जाते हैं, खाए कैसे जाते हैं? मगर भारतवासी इतना भूखमर्रा है वो जूते भी खा लेता है। मज़ा यह है कि वो भारतीय सब समाज के सब वर्ग की वो खबर लेते हैं। तो परसाई किसी को नहीं बख्शते।
या ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिस तरह कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर बारे आप नो तो चले हमारे साथ। परसाई के पास एक दृष्टि है, परसाई किन पर व्यंग्य करना है, क्योंकि परसाई उस तरह से किसी मजबूर औरत का मजाक नहीं उड़ाते, किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाते। उनके व्यंग्य में करुणा की एक अंतरधारा बहती है जिसमें आप खिसियानी हंसी हंसने के लिए मजबूर होते हैं। तो परसाई इस देश के लेखकों की भी खबर लेते हैं, और वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। परसाई कहते हैं कि मजा यह है कि भारतीय लेखक एक साथ दो युगों में जीता है, मध्य युग में और आधुनिक युग में। वह कुम्भन दास की तरह घड़े बनाकर नहीं जीता, पर कहता है संतन कहाँ सीकरी सो काम, या रैदास की तरह जूते नहीं सीता, ना कबीर की तरह कपड़े बुनता है, मगर बात उन्हीं के आदर्शों की करता है। यह एक छद्म क्रांतिकारिता है, इनाम लेने की कोशिश में पीछे नहीं रहता, अकादमियों के लाभ के लिए बराबर प्रयत्नशील रहता है, अच्छी सरकारी नौकरी की बराबर तलाश करता है, मगर साथ ही साथ नारा यह भी कि सरकार लेखक को खरीद रही है। आप तो बाजार में खुद जो है माल की तरह बैठे हैं और ख़रीदार को दोष दे रहे हैं। कमबख्त हम लोगों को खरीद रहा है। फिर खरीदार क्या है? सिर्फ सरकार ही है क्या? इससे बड़े खरीदार नहीं हैं? और क्या माल बिक नहीं रहा है? तो ये वो इस तरह से सवाल करते हैं। दोस्तों, इस समय महात्मा गांधी को लेकर काफ़ी बात हो रही है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे महात्मा गांधी के कई तरह की चीज़ों को लेकर बहुत तरह की बकवास करते हैं, और आधा अधूरा ज्ञान पाकिस्तान बनाने के लिए लोग उनको दोष देते हैं, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको दोष देते हैं, और उनके आचरण को लेकर भी बहुत सवाल करते हैं। हमने परसाई से पूछा कि गांधी जी के ब्रह्मचर्य के बारे में आपका क्या कहना है। तो जिन महात्मा गांधी की 200 से ज्यादा देशों में मूर्तियां लगी है, जिनके फॉलोअर पूरी दुनिया में है, जब भी कोई बड़ा राजनेता आता है तो राजघाट जाता है, गांधी की प्रतिमा पे जाकर माल्यार्पण करता है, उन गांधी को, महात्मा गांधी को इस समय गाली देने का एक प्रचलन है। लोग उनको पढ़ते नहीं है, लोग उनका स्वराज जो है उस किताब को नहीं पढ़ा, हिंद स्वराज को, लोगों ने उनके सत्य के प्रयोग को नहीं पढ़े हैं, गांधी के लिटरेचर को नहीं पढ़ा, गांधी के सिद्धांत को नहीं जानते। पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो गांधी के बारे में बहुत सारे भ्रम आते हैं, उनके बारे में लोग बात करते हैं। लोग गांधी की सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी बात करते हैं। अगर आप गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग के बारे में अगर आपके मन में कोई उत्सुकता है, तो ये उत्सुकता किसी ने हरिशंकर परसाई से भी पूछा कि लोगों के मन में इस तरह की उत्सुकता रहती है कि गांधी 2 लड़कियों के साथ दिखते हैं और गांधी क्या कर रहे थे। तो इस पे परसाई उत्तर देते हैं कि गांधी ने 4 बेटों के साथ होने के बाद लगभग जवानी की दोपहर में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उन्होंने 5 व्रत लिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा। ब्रह्मचर्य के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अप्राकृतिक तथा अवैज्ञानिक है तथा इससे कुंठाएं तथा मानसिक विकृतियां पैदा होती। पर भारत में प्राचीन काल से ब्रह्मचर्य को शक्ति का साधक माना गया है। ईसाई धर्म में भी पादरी और साध्वियां, नन्स जो हैं, विवाह ना करने की व्यवस्था है। पर आमतौर पे ब्रह्मचर्य धारणा किए गए जो पादरी और नन्स है वो क्रूर होते हैं। मिशन स्कूलों में पढ़ाने वाली नन्स सेडिस्ट या दूसरों को दुख देकर स्वयं सुख बोध करने वाली होती है। ये बच्चों का कान खींचती हैं, चिकोटी लेती हैं, क्रूर व्यवहार करती हैं। यह काम के दमन के कारण है। कुछ पादरी समलैंगिक संबंध रखते हैं। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का प्रयोग अपने अंतिम दिनों में किया। यूं ऐसा पहले भी होता था कि आधी रात को उनके शरीर में कपकपी होती थी। आश्रमवासी तब उनके हाथ पांव की मालिश करते थे, तब वे शांत होकर सोते थे। मनोवैज्ञानिक इसे एक काम क्रिया मानते हैं। नोआखाई में 1946 में गांधी जी हिंदू मुस्लिम सद्भाव के लिए यात्रा कर रहे थे। साथ में सुशीला नायर, मनु गांधी तथा दूसरे आश्रमवासी थे। नवाखाली में उन्होंने सोचा कि मेरे तप में कमी है, मेरा ब्रह्मचर्य शायद पूरा नहीं है, मैं ब्रह्मचर्य का प्रयोग करूंगा। यह प्रयोग कैसे हुआ, यह सबसे पहले पुस्तक के रूप में लिखा गया। तो उन्होंने पहले सुशीला नायर से कहा कि हम दोनों एक ही बिस्तर पे सोएंगे। तब गांधी जी की उम्र 75 साल की थी।
सुशीला नायर तो बहाना बना के किसी जगह काम करने चले गए। तब गांधी जी ने मनु गांधी को राजी किया। दोनों एक ही बिस्तर में सोए। सुबह गांधी जी सोचते थे कि मुझे रात को कैसा लगा, तो मनु से पूछते हैं। प्रोफेसर बोस इससे असहमत थे। उन्होंने विरोध किया तो गांधी जी ने उनकी छुट्टी कर दी। प्रयोग चलता रहा। गांधी जी ने नेहरू, पटेल, कृपलानी आदि नेताओं को पत्र लिखे कि मैं यह प्रयोग कर रहा हूं। सबसे मजे का जवाब कृपलानी ने दिया, आप तो महात्मा हैं, जरा सोचिए आपकी देखा देखी छुड़वैये ब्रह्मचर्य का प्रयोग करने लगे तो क्या होगा। गांधी जी ने हरिजन में लेख भी लिखा। प्रोफेसर बोस ने अपनी पुस्तक में यह सब विवरण दिया है और इस पर सवाल किया है कि मनोवैज्ञानिक इसका समाधान सोचे। गांधी कहते हैं, मैं ईसा मसीह की तरह गॉड्स यूनफ, ईश्वर नपुंसक होना चाहता है। ये इस तरह की बात वो कहते हैं। तो ये गांधी ने जो ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए जीवन में, उन प्रयोगों का विवरण है और गांधी ने खुद अपने जो है सत्य के प्रयोग में लिखा है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जीवन में जो काम का दमन करने की यह प्रक्रिया है, उन्हें रात को कपकपी आना और मालिश के बाद शांत हो जाना, ये काम से संतुष्ट होना है। वे जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह के प्रयोग कर रहे थे। तो ये गांधी थे। अब लोग उसको इस तरह से बताते हैं कि जैसे गांधी कोई व्यभिचारी थे, और इतना दम किसी नेता में नहीं है और किसी में लोगों में नहीं है कि कोई इस तरह का प्रयोग करे। जो लोग औरतों के साथ, दूसरी औरतों के साथ सोते हैं, जिनके बहुत सारी औरतों के साथ संबंध है, जो भाग भाग के थाईलैंड जाते हैं या कहीं 5 स्टार होटल में जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जो गांधी पे सवाल खड़े कर रहे हैं और जो जिनके नेता क्या कर रहे थे, जो अभी सोशल मीडिया पे है, वो लोग, बहुत सारे लोग गांधी पर इस तरह का सवाल कर रहे हैं। ये सही है कि गांधी कई मामले में अवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे, पर बावजूद इसके गांधी जिस तरह सत्य के अनुरागी थे और जिस तरह अपनी चीजों पे अडिग थे, आप उनसे सहमत हो असहमत हो, पर यह इस तरह की बात है। तो कहीं ना कहीं परसाई अपने लेखन के जरिए एक प्रकार से लोक शिक्षण कह रहे थे।